स्वागत है आप सभी का नए लेक्चर के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एन ओल्ड स्टाइल और एन मतलब एक पुराना तरीका जिससे हम ब्लॉग लिखते थे, एन ओल्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग ऐप। ठीक है, अब ब्लॉग ऐप की बात यहाँ क्या करें, देखिए अगर आप हैश नोट पे जाएंगे, मीडियम पे जाएंगे या dev.to पे जाएंगे तो वो जो ब्लॉग्स वहां पे रखे हुए हैं ना, बहुत ज्यादा ही इट्स लाइक अट्रैक्टिव तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन पहले किस तरह लिखा जाता था वो आज हम समझेंगे और उसी के माध्यम से हम आज बहुत सारे टैग जाएंगे समझ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए अब लिखना शुरू करते हैं हम अपना ब्लॉग धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके पहले पीपीटी भी देख लेते हैं हम क्या क्या है हमारे पास आज को समझने के लिए। तो हम तीन चीज जो इससे समझना चाहेंगे वो हेडिंग है, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। हेडिंग का मतलब होता है जो चीज आपको किसी चीज, जैसे कि पीडब्ल्यू स्किल्स, तो पीडब्ल्यू स्किल्स एज अ हेडिंग होगी। फिर उसके अंदर कोर्स जो होगा वो सब हेडिंग होगी। ठीक है, फिर H3 जो होगा वो कोर्स के सब पार्ट होगा, मतलब डिवाइड करते हुए जा सकते हैं। अब पैराग्राफ चलिए आ जाते हैं सीधा कोड के ऊपर। एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखिए और टैब कीजिए। अपना जो एमिट है वो आपको हमको पूरा कोड ला के दे देगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉगिंग, ब्लॉग ऐप लिख देते हैं और कर देते हैं सेव। अब चले आते हैं बॉडी के अंदर। अब जब बॉडी के अंदर हम आ गए हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देंगे एक क्या बोलते हैं कमेंट। कमेंट लिख के दिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग, ताकि सभी को पता चले कि हमने हेडिंग देना कर दी है शुरू। सबसे पहले होता है H1, जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है पूरे के पूरे एक वेब पेज की, उसे हम H1 से लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं PW स्किल्स। ठीक है, PW स्किल्स, ये थी मेरी सबसे बड़ी हेडिंग। इस हेडिंग के बाद मेरे पास इसकी सब हेडिंग है जो कि है कोर्सेस। कोर्सेस, इसके बाद इसकी सब हेडिंग है मेरे पास जैसे कि वेब डेवलपमेंट। ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, डेव लिखते हैं ताकि अपने को ज्यादा अच्छा लगे देखने में, वेब डेव। ठीक है, तो ये था कुछ इस तरह हेडिंग लिखने का तरीका। अब मैं राइट क्लिक कर सकता हूं और क्लिक कर सकता हूं ओपन विथ लाइव सर्वर, और मैं आपको ये रहा आउटपुट लाके दिखा देता हूं। तो देखिए जो सबसे बड़ी हेडिंग है वो हमने लिखी H1 में, जो सेकंड हेडिंग है वो हमने लिखी H2 में, जो उससे छोटी हेडिंग है वो लिखी हमने H3 में। इसके अलावा हमारे पास H4, H5 और H6 भी होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर यूज नहीं होते, लेकिन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए ठीक है, मैंने एक जगह लिख दिया हिंदी बैच। ठीक है, और मैंने एक जगह लिख दिया चलिए इंग्लिश बैच। आ जाते हैं H5 रह गया, H5 कर देते हैं। ठीक है, और H6 हम लिख देते हैं थैंक यू। तो इससे क्या हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग थी पूरे वेब पेज की वो अब बहुत बड़ी दिखने लगी है। उसके बाद हमारे पास कोर्सेज था जो हमारे वेब पेज की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग थी, और कोर्सेज के अंदर जो थर्ड पार्ट था वो था फुल स्टैक वेब डेव, जो हमारे कोर्स की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग थी, मतलब पूरे वेबसाइट की। तो यूजुअली जितनी भी हेडिंग होती है हम ट्राई करते हैं H1, H2 और H3 में डिवाइड कर दें। हम कोशिश करते हैं H4, H5 और H6 में ना जाएं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं लाती एक वेब पेज के ऊपर। जो भी चीज H6 में लिखी होगी उसे पढ़ना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है। एक रीजन ये भी है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए मैं लिखता हूं फिर से H1 मेन हेडिंग, मैं लिख देता हूं वेब डेव। ठीक है, अब लिखते हैं वेब डेव के बारे में। तो वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं हम पैराग्राफ की मदद से। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे लॉरियम इप्सम 25, तो मुझे 25 कैरेक्टर लॉन्ग लॉरियम इप्सम मिल जाता है। इससे क्या होता है, आपको एक डमी टेक्स्ट वेब पेज पे देखने के लिए मिल जाता है। एम आई क्लियर? तो पैराग्राफ की मदद से आप वो सारे टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आपको दिखाना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पैराग्राफ के अंदर है, हाई ऑल ये सब पैराग्राफ के अंदर है, ये पैराग्राफ के अंदर है। समझ रहे हैं आप? तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा रहता है वो इस तरीके का नॉर्मल टेक्स्ट होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके अंदर जाता हूं तो आप ये देख रहे हैं जो ये पूरा का पूरा लिस्ट आइटम है, लेकिन जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये रीड करते हैं तो ये नॉर्मल सा पैराग्राफ है। तो इसे कहते हैं पैराग्राफ, जो हमने डमी टेक्स्ट लगा रखा है यहाँ पे।
अगर आपको दूसरा पैराग्राफ लिखना है तो फिर से पैराग्राफ लिख दीजिए, फिर से लॉरियम 10 लिख दीजिए और टैब प्रेस कर दीजिए, तो लॉरियम इप्सम फिर से बनकर आ जाता है हमारे पास। तो ये होता है जब आपको एक वेब पेज पे पैराग्राफ दिखाना हो। आपको 10 पैराग्राफ दिखाना है तो 10 पी टैग लगा लीजिए और पैराग्राफ बना लीजिए, ये हो जाता है पैराग्राफ। तो हमने अभी तक दो चीज सीख ली, हमने पहला सीख लिया हेडिंग और दूसरा सीख लिया पैराग्राफ। मान लीजिए दो पैराग्राफ है तो इस तरह लिखेंगे। अब आ जाते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो चलिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैं पैराग्राफ टैग लेता हूं और चलिए हम अपनी वेबसाइट पीडब्ल्यू स्किल से थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको समझने में थोड़ी सी हो आसानी। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, नीचे जाते हैं, यहां से कॉपी कर लेते हैं या यहां से कॉपी कर लेते हैं, कहीं से भी कॉपी कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं अभी के लिए यहां से कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ आप देखोगे पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखकर आ चुका है मेरे पास। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग और दूसरी होती है बोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। मान लीजिए मुझे ये इतनी सी लाइन, या मान लीजिए मुझे लिंक्डइन किस में चाहिए, बोल्ड में चाहिए, और ये भी मुझे बोल्ड में चाहिए। तो बोल्ड में करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके मतलब मैं ऐसे बी लिख दूंगा और मैं इसको उठा के कट करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और एक और तरीका होता है बोल्ड करने का, वो होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिखने के बाद मैं इसको करता हूं कट और यहां पे कर देता हूं पेस्ट। चलिए अब देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे आके तो आप देखोगे ये, लेट मी मेक इट लिटिल बिट जूम। ठीक है, आप देखोगे यहां पे कि ये जो बोल्ड है ये भी सही दिख रहा है और ये भी सही दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे बी लिखने के और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखने का डिफरेंस क्या हुआ अगर दोनों सेम चीज है तो इसका डिफरेंस आपको तब देखने के लिए मिलता है जब आप किसी एप्लीकेशन को बोलते हैं प्लीज रीड अ टेक्स्ट फॉर मी। मतलब कोई वेबसाइट है और कोई ऐसा इंसान है जो बोल नहीं सकता, या ऐसा कोई इंसान है जो सुनना है पूरी की पूरी वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा हुआ है उस केस में। ठीक है, तो जो बोल्ड कंटेंट होगा वो नॉर्मली ऐसे रीड हो जाएगा, बट जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट लिखा होगा उसे वो जो बोलने वाले हैं ना वो बहुत ही एम्फसाइज करके बोलेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये लिंक्डइन जो लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे टैग इसके लिए बनाए गए कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो स्क्रीन रीडर रखता है, स्क्रीन रीडर मतलब जो स्क्रीन पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मैक के ऊपर हो या विंडो कहीं भी किसी पुश टू टॉक आता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पुश टू टॉक तो यूजुअली फोन में आते हैं, कई बार वेबसाइट पे जो भी चीज आप कर रहे हो वो कोई ना कोई बोलता रहता है। ऐसे एप्स आते हैं वेबसाइट के लिए, मतलब यूजुअली ऐप के लिए, लैपटॉप के लिए। तो उस केस में जब कोई ऐसा स्क्रीन रीडर बना होगा, स्क्रीन रीडर मतलब जो स्क्रीन पे चल रहा है उसे रीड करना, तो स्ट्रॉन्ग जब रीड किया जाएगा तो उसका जो एम्फेसाइज होगा बोलने का वो अलग होगा कंपेरेटिवली फॉर बोल्ड। इसी तरह इटैलिक करने के लिए भी हमारे पास दो चीज होती हैं, वन इज आई। आप आई लिख दीजिए और इतना कॉपी करके कट करके इसके अंदर कर दीजिए पेस्ट। अब चेक करते हैं यहां पे, तो अब यहां पे आपको इटैलिक देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आप वही सेम चीज यहां पे ई एम टैग लिख के करते हैं तब भी आपको ऑलमोस्ट सेम चीज ही देखने के लिए मिलती है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। उसका भी वही सेम कारण है कि ये दोनों करते तो काम सेम है, लेकिन इस वक्त जो स्क्रीन रीडर रीड करेगा तो उसका जो बोलने का तरीका होगा यूजर को समझाने के लिए वो अलग होगा कंपेरेटिवली फॉर दिस वन। सेम गोज फॉर बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये सब बनाए जाते हैं, इसे कहते हैं HTML एक्सेसिबिलिटी, जो आने वाले और लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ाया हुआ है। पर अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, स्क्रीन रीडर को और आसान करने के लिए हमने इस चीजों को बनाया हुआ है। उसी तरह आपको कुछ और चीजें मैं बताता रहूंगा। आ जाते हैं यहाँ पे, तो हमने ये चारों टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो इंपॉर्टेंट होते हैं ये समझ लिया। ठीक है, इसके बाद हम चलिए यहाँ पे भी थोड़ा और समझ लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे चाहिए अंडरलाइन, तो इस केस में मैं लिखूंगा यू टैग और इसे मैं करूंगा कट और यू टैग के अंदर कर दूंगा पेस्ट। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। आउटपुट में आ रहा है पूरा का पूरा अंडरलाइन। ये देखिए पूरा का पूरा अंडरलाइन आ चुका है। और
ये हम था कोई चीज को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो। और अगर आपको किसी चीज को कट करना है तो उसके लिए हम यूजली यूज करते हैं स्ट्राइक। ठीक है, ये सेम काम डेल के थ्रू भी हो जाता है और ये सेम काम किसके थ्रू हो जाएगा, ये सेम काम हो जाता है एस के थ्रू भी। देखिए यहां पे आ गया कटा हुआ। ठीक है, अगर मैं स्ट्राइक की जगह डेल भी लिख देता हूं तब भी हमको सेम चीज देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं इन सभी के जगह पे अगर एस भी लिख देता हूं तब भी हमें सेम चीज देखने के लिए मिलती है। तो जो एस और स्ट्राइक है उसका सिग्निफिकेंस सेम है, लेकिन जो डेल है वो स्क्रीन रीडर के लिए अलग से काम करता है। ठीक है, इसीलिए सेम काम करने के लिए अलग अलग टैग बनाए गए। देखिए जो बी टैग था बोल्ड करने के लिए वो नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर आ चुका था, लेकिन HTML5 के अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि तब तक स्क्रीन रीडर आ चुके थे, टेक्नोलॉजीज बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो अब एम्फेसाइज करने के लिए हमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ने लगी थी। एम आई क्लियर? चलिए आ जाते हैं फिर से हम अपने स्क्रीन के ऊपर, ये आप समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में फिर से नया टैग लिखूंगा। देखिए सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर। बहुत सिंपल है, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर। लेकिन किसके ऊपर और किसके नीचे वो समझेंगे हम अभी। तो मैंने मान लीजिए लिख दिया सबस्क्रिप्ट और मैंने यहां पे लिख दिया 2, और मैं अगर यहाँ पे 10 लिखता हूं तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे 2 नीचे हो गया और ये 10 ऊपर हो गया। अब वही सेम काम मैं फिर से 2 लिखता हूं और इसके पहले लिख देता हूं सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ पे लिखता हूं 2। इसे हटा देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये 10 टू दी पावर 2 हो चुका है। मुझे नहीं पता ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आई थिंक लॉग में कुछ कहा जाता है, बट मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा इस वक्त। बट इसे 10 टू द पावर 2 कहते हैं। तो जब भी आप कोई मैथमेटिकल काम कर रहे होंगे तब आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एम आई क्लियर? चलिए हम समझ चुके हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसके अलावा दो और हैं, स्मॉल और बिग। इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे, ये एज अ असाइनमेंट ले लीजिए मेरी तरफ से। ट्राई कीजिए स्मॉल और बिग। स्मॉल क्या करेगा, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको छोटा कर देगा। बिग क्या करेगा, जो भी आपने टेक्स्ट नॉर्मल है उसको बड़ा कर देगा। ये तो सिंपल सा मतलब था सब और सॉरी स्मॉल और बिग का। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्क। देखो मार्क का मतलब क्या होता है, अगर आपने हाइलाइटर कभी यूज किया हो तो आप लिख दीजिए मार्क। और अगर इसके अंदर आप इसे डाल देते हैं और करते हैं सेव और आप चेक करते हैं तो ये येलो कलर से हो जाता है हाईलाइट। ये इंपॉर्टेंट होती है मार्क की। क्लियर हुए हम यहां तक? चलिए हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं और फिर चलते हैं स्लाइड के ऊपर। देखिए ये जो एक्रोनिम लिखा हुआ है ये अब सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर कोई आपको इनकेस पूछ ले तो आपके लिए दे दिया गया है। फिर उसके बाद होता है ABBR और DFN। ठीक है, चलिए ये समझ लेते हैं। ABBR क्या होता है, मैं उसके लिए एक और पैराग्राफ बना लेता हूं। मैं लिखूंगा ए स्पेस देते हैं ABBR। अब यहां पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे लिखने वाले हैं CSS। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दीजिए कास केडिंग स्टाइल सी। ठीक है, अब अगर आप इसके बारे में यहाँ पे मान लीजिए लॉरियम 10 मतलब कोई भी आप डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, मैंने गलती से कैपिटल कर दिया था, आप लिखते हैं लॉरियम 7 और हिट करते हैं टैब। चलते हैं यहाँ पे और आप इसे कर दीजिए रीलोड। ठीक है, ये रीलोड तो हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको डॉटेड दिख रहा है, आप जैसे इस पे कर्सर लेके जाओगे ना एक चीज लिख कर आ जाती है, उसका फुल फॉर्म क्या लिख कर आ जाता है, उसका फुल फॉर्म। तो ABBR क्या करता है, एब्रीविएशन देता है किसी चीज के बारे में। मतलब आपको पता है ना, पहले जैसे कि ATM होता है तो उसका फुल फॉर्म होता है। जिन भी चीज के फुल फॉर्म्स होते हैं उनको हम ABBR के अंदर लिखते हैं और टाइटल के अंदर जो फुल फॉर्म चाहिए हम वो लिख देते हैं। उसके बाद हम सिंपली अपना पूरा का पूरा काम कर देते हैं कंप्लीट। इससे फायदा क्या होता है, कभी अगर आपने कोई ऐसी चीज लिखी अगर यूजर को पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो अपना कर्सर होवर करके उसे रीड कर सकता है। एम आई क्लियर? यहां तक बात हुई क्लियर? चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है DFN। इसका सिंपल सा मतलब होता है डेफिनेशन। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं DFN। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन किसका, CSS का। इसको कर देते हैं कट और इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट और आ जाते हैं यहाँ पे। तो आपको विजुअली खाली थोड़ा सा
डिटेल्ड देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब भी आप कोई स्क्रीन रीडर लगा देते हैं, तो उस वक़्त वो इसको रीड बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है, क्योंकि ये हो गया एब्रिविएशन मतलब जो शॉर्टकट होता है, और ये हो गया उसका फुल फॉर्म या तो यूँ कहें उसकी डेफिनेशन। तो जब भी आप किसी स्क्रीन रीडर को लगाते हैं, तो वो ये काम बड़ी आसानी से कर देता है। एम आई क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? चलो, नाइस, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो कि है आई एन इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट क्यों यूज होता है मैं आपको बताता हूं, फिर आपको ये करके दिखाना है मुझे किसी काम के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, द INS टैग इन HTML इज यूज टू रिप्रेजेंट इंसर्टेड टेक्स्ट, मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट जो बीच में घुसाया गया हो। तो चलिए यहां के बाद मैं लिख देता हूं INS, मैं यहां पे लिख देता हूं 20K, सेव। अब आ जाते हैं, तो देखिए आप, इसको काट के मैंने इस टेक्स्ट को इंसर्ट किया। तो अगर आप देखेंगे तो इंसर्ट में खाली एक ही डिफरेंस आया, नीचे अंडरलाइन आ गई। तो देखने में विजुअली डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन स्क्रीन रीडर के लिए ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्क्रीन रीडर क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया, एक ऐप होता है जो कि वेब पेज पे जो कुछ भी है उसे रीड करता है। तो अगर वेब पेज पे कुछ भी है तो वो कोड्स रीड नहीं करेगा, वो कोड के माध्यम से रीड करता है। क्योंकि मैं ये जो कुछ भी लिख रहा हूं, आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके एलिमेंट में आए, तो आप यहाँ पे इनसे पढ़ सकते हैं। अगर आप इसे एक्सपैंड कर दें तो आप H1 देख लीजिए, मैं अगर कर्सर मुक रहा देख पा रहे हैं ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, ये देखिए सब चीजें प्रॉपरली हो रही हैं। तो स्क्रीन रीडर इन सभी चीजों को प्रॉपरली अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीड करता है। और पहले के जमाने में जब इतना ज्यादा CSS और ब्राउजर फास्ट नहीं हुए थे, तो उस वक्त हम जो ब्लॉग लिखते थे, वो ब्लॉग लिखने के लिए ये सभी चीजें यूज होती थी, जो उससे आप ब्लॉग को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते थे। और एक जो चीज यूज होती थी वो थी इमेज, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टिल हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।